हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी की पीटी की परीक्षा खत्म हो चुकी है और कमोबेश लोगों को अब लगभग लगभग अलग अलग आंसर की से अपने स्कोर का अंदाजा लग ही गया होगा। पेपर के लेवल को देखते हुए हम सबों का आकलन है कि कट ऑफ जो है वो लोअर साइड ही रहने की संभावना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी 75 प्लस अगर स्कोर किए हैं तो उनको अब मेंस की तैयारी में विलंब नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। साथ ही साथ हमने अपना भी आंसर की जारी किया है, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमने कट ऑफ एनालिसिस का भी एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पूरे डेटाबेस के साथ हमने बताया है कि किस हिसाब से जो है अलग-अलग लोगों ने अपने स्कोर का एक कंपैरिजन दिया, जिससे कि जो है कट ऑफ वगैरह का हमने चर्चा किया। अब हम लोग जो है स्ट्रेटजी पे फोकस करते हैं कि मेंस के लिए हमें अलग-अलग सब्जेक्ट में अलग-अलग तरह के स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। ज़ाहिर-सी बात है, चूँकि मैं हिस्ट्री का फैकल्टी हूँ, तो मैं हिस्ट्री पे ही ज़्यादा फ़ोकस करूँगा। तो आइए हम लोग थोड़ा-सा हिस्ट्री के अप्रोच को देखते हैं कि हमारा हिस्ट्री के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले हमें यह जानना है कि हिस्ट्री का जो है आपका एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस कितना है जीएस पेपर 1 में। तो जीएस पेपर 1 का अगर ओवरऑल मार्क्स देखें तो 300 है। इस 300 में 114 मार्क्स का आपका हिस्ट्री पूछा जाता है, जो कि लगभग लगभग आप कहें तो 38 टू 39% के आसपास आता है। मतलब एक तिहाई से कुछ अधिक जो है वो आपका हिस्ट्री में पूछा जाता है। इस 114 नंबर का अगर हम बाइफरकेशन करें तो यह 3 पार्ट में आप इसे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी सेक्शन में आता है, जिसे हर हाल में आपको अटेम्प्ट करना ही है। इसमें 5 सब क्वेश्चन होते हैं, ए बी सी डी ई। ये 5 सब क्वेश्चन 8-8 नंबर और 2 7-7 नंबर के होते हैं, जो शॉर्ट आंसर टाइप फॉर्मेट के होते हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो 38 मार्क्स के कंप्लीट आपके फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको एक विकल्प भी दिया जाता है अथवा या और के रूप में, कि या तो ये अथवा ये, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। कुल मिला के 3 फुल क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में करने हैं, जो कि टोटल 114 नंबर के होते हैं। अगर आप देखें तो ट्रेडिशनली भी जब हिस्ट्री ऑप्शनल भी हुआ करता था, तब भी हिस्ट्री एक स्कोरिंग पेपर बीपीएससी में माना जाता था, क्योंकि बाय वेरी नेचर यह आपका स्टैटिक पोर्शन से बिलोंग करता है। बहुत ज्यादा डायनेमिक्स नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस या उतार चढ़ाव की संभावना नहीं है। ऐसे में हिस्ट्री आपका जीएस पेपर 1 में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसा अगर आप पहले पिछले कुछ सालों का पेपर देखें, अगर 70वीं बीपीएससी का ही पेपर देखें, तो इसमें आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन वाला सेक्शन था, जो आमतौर पर बच्चे 72 मार्क्स के होते हैं और ये मान के चलते हैं कि हम इसमें बेहतर करके 70 या 65 प्लस ऐसा स्कोर करेंगे। लेकिन बाय वेरी नेचर इस बार जो 70वीं में पेपर दिया गया, उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन का लेवल भी ज्यादा था। साथ ही साथ अगर आप देखें तो डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वह आपका डाइसी होने के साथ साथ एक तो टाइम कंज्यूमिंग था और बहुत लोगों का उसमें गलती भी हुआ। ऐसे में दूसरा सेक्शन आपका आता है इंटरनेशनल रिलेशन का, जो बाय वेरी नेचर काफी डायनामिक सब्जेक्ट है, मतलब कि गतिशील सब्जेक्ट है। डायनामिक होने के कारण ये थोड़ा सा लो स्कोरिंग जोन में जाता है। तो ऐसे में अगर आपको जीएस पेपर 1 में अच्छे मार्जिन या अच्छे नंबर लाने हैं, तो हिस्ट्री आपका जो है एकमात्र एरिया है जो आपको बूस्ट करा सकता है। इसमें जब हम लोग आगे देखेंगे आंसर राइटिंग वगैरह के अप्रोच को, तो देखेंगे कि कैसे हम इसमें बेहतर मार्क्स कर सकते हैं। मेरी समझ से, चूंकि मैंने 64वीं पीपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शन से क्वालिफाई किया है, उसमें हाईएस्ट मार्क्स भी लाया है, तो हिस्ट्री को अगर हम थोड़ा सा इनोवेटिव अप्रोच में करें तो इजीली हम 60 टू 70% मार्क्स हम हिस्ट्री में ला सकते हैं। 114 नंबर का अगर हम 60 टू 70% के हिसाब से देखें तो लगभग आपका 70 नंबर के आसपास बनता है।
अगर आप 70 नंबर हिस्ट्री से सपोज ले आते हैं तो आपका बाकी 2 सेक्शन पे लोड थोड़ा सा कम पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल डीआई में कुछ गड़बड़ी भी हो गई और आपने 50 नंबर लाए, आईआर में डायनेमिसिटी की वजह से आपने 45 नंबर लाए, तब भी ओवरऑल आपके 165 नंबर बन गए, जो कि जीएस पेपर 1 में एक अच्छा मार्क्स माना जाता है। तो हिस्ट्री का स्कोर जो है वह जीएस पेपर 1 के लिए काफी एक लाइफ सेवियर का काम करता है। अब जहां तक बात है नेचर एंड स्कोप वगैरह की, तो आप जानते हैं कि हिस्ट्री स्टैटिक पोर्शन है, तो इसमें बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई सारे जो है एग्जाम के तरीके में आपको जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे पुराने स्कीम की बात करें तो 67वीं बीपीएससी तक के स्कीम की अगर आप बात करें, पुराने स्कीम की बात करें, ओल्ड पैटर्न की बात करें, तो यहां पर हम देखते हैं कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है 3 क्वेश्चन करने होते थे हिस्ट्री के आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। तो यहां पर कैंडिडेट के लिए जो है चॉइस या वैरायटी जो है वो अधिक हो जाती थी। इनके पास चॉइस अधिक है और ये आसानी से अपने पसंद के 3 क्वेश्चन चुनकर और उसका आंसर कर सकते थे। नए पैटर्न की बात करें, नए पैटर्न की अगर आप बात करें तो इसमें आपको हिस्ट्री ने बदलाव करके क्या किया, पहला क्वेश्चन कंपलसरी जोन में डाल दिया कि इसको आप स्किप नहीं कर सकते और इसमें आपको कोई अथवा या अन्य करके आपको कोई और जो है विकल्प भी नहीं मिलेगा। और इसके 5 सब क्वेश्चन ए टू ई के तौर पर बना दिए गए। अब यहां से आप देखें कि जब 5 सब क्वेश्चन बन गए तो एक तो वैरायटी बढ़ गई एग्जामिनर के पास क्वेश्चन पूछने की, और आपका टाइम कंज्यूमिंग बढ़ गया। एग्जाम में उसी 38 नंबर के लिए जितना समय आपको देना है उसमें अब आपको 5 सब क्वेश्चन के तौर पे देना है। तो इसने बेसिकली क्या किया, एक तो एग्जाम में वैरायटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दिया, और दूसरा जो है आपका डिफिकल्टी बढ़ गया ड्यू टू टाइम कंजम्पशन। तो जो टाइम कंजम्पशन है इसके लिए भी डिफिकल्टी आपका बढ़ गया। ओवरऑल अगर आप देखें तो हिस्ट्री स्कोरिंग होने के साथ साथ अभी के पैटर्न में थोड़ा सा विविधता इसमें अधिक देखने को मिलती है। अब आते हैं कि हिस्ट्री का मेनली सिलेबस एरिया क्या रहा है मेंस में। अगर हिस्ट्री के सिलेबस एरिया की बात करें तो आमतौर पर ऐसा हम लोग देखते हैं कि आर्ट एंड कल्चर, इससे एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस, इससे भी हर साल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आपके ट्राइबल रिवोल्ट, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप बात करें तो रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड कुंवर सिंह, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो पीजेंट मूवमेंट एंड सहजानंद सरस्वती पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राइज ऑफ नेशनलिज्म पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत में राष्ट्रवाद के उदय पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त पेजेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मॉडरेट फेज है आपका, एक्सट्रीमिस्ट फेज है आपका, गांधीयन फेज है इत्यादि। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अभी ब्रॉडर क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं। इंडियन नेशनल
मूवमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीजेंट मूवमेंट में ही स्पेसिफिकली चंपारण सत्याग्रह से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चंपारण महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी तरह अगर आप देखें तो इसके अलावा कुछ वैरिड डायमेंशंस हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैरिड डायमेंशंस जैसे जो अलग अलग डायमेंशंस हैं, लाइक आपका ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन बिहार, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ प्रेस इन बिहार, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कुछ जो है आपके पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पार्टिकुलरली अगर आप बात करें तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण और आजाद दस्ता पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आजाद दस्ता के रोल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप बात करें तो टैगोर और उनके थीम्स पर क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्टिकुलरली उनके राष्ट्रवाद, शिक्षा, कला एवं संस्कृति इत्यादि पे उनके विचार पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेहरू एंड हिज आइडियाज जैसे सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, फाउंडर ऑफ और मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया इत्यादि पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा गांधी जी के कार्यों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी जी के प्रमुख विचार जैसे न्यास्ता का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप, या फिर उनका एजुकेशन मॉडल, या फिर उनका ग्राम स्वराज का मॉडल इत्यादि कई सारे गांधीयन थॉट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो अब इन सारे ब्रॉडर टॉपिक को भी अगर हम सब टॉपिक में बांटे, सब टॉपिक में बांटे तो एक एक करके देखते हैं। अगर आप आर्ट एंड कल्चर की बात करें, आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आप पाते हैं कि मुख्यतः क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर से आ रहे हैं कि भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको केव पेंटिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो गुफा चित्र हैं उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपके गुफा चित्र जैसे आपके पूर्वी भारत के भी, पश्चिमी भारत के भी। इसके अलावा मौर्यन आर्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, मौर्य कला से, और इसका रिलेशनशिप विथ बुद्धिज्म पूछा जा रहा है। रिलेशनशिप विथ बुद्धिज्म, इससे भी क्वेश्चन रहता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो पोस्ट मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, मौर्यन स्कल्पचरल ट्रेडिशन जो है, जैसे आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, इन चीजों से भी प्रश्न आ सकते हैं। अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन चूंकि विविधता इतनी अधिक होती जा रही है एग्जाम में कि पूछने की संभावना बढ़ती जा रही है, तो पोस्ट मॉरियम से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें देखें तो आपका आपका गुप्ता आर्ट से भी क्वेश्चन आता है। इसके अतिरिक्त पाला आर्ट से क्वेश्चन आता है। कई बार गुप्ता और पाला आर्ट को कंपेयर करने का भी क्वेश्चन आता है, तो कई बार पाला आर्ट और मौर्यन आर्ट को भी कंपेयर करने का क्वेश्चन आता है कि इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें, तुलनात्मक विवरण करें। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो कुछ जो आपकी स्थानीय कलाएं हैं, जैसे पटना कलम पेंटिंग पर भी क्वेश्चन आता है, पटना कलम पेंटिंग। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें
तो मधुबनी पेंटिंग पर भी क्वेश्चन आता है, मधुबनी पेंटिंग। तो कुल मिलाकर अगर आप सिलेबस का पोर्शन देखें तो आर्ट एंड कल्चर में भी काफी वेरीड है, और जिसमें कि बिहार से संबंधित जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर या कल्चरल ट्रेडिशन है, चाहे वो पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो इत्यादि, उन सब से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा अप्रोच क्या होगा? जाहिर सी बात है, एक एक चीजों को हम लोग डिटेल में 360 डिग्री डायमेंशन में कवर करेंगे, साथ ही हर चीज पे आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि किसी भी तरह के क्वेश्चन आने की जो संभावना है उससे हम डील कर सके। उसी तरह आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बाद अगर आप देखें तो रूल्स एंड रेगुलेशन से भी पिछली कई बार क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें देखें तो तो आपका ये 68वीं बीपीएससी में पूछा क्या? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह भी देखने को मिल रहा है, संथाल भी देखने को मिल रहा है, मौर्य काल की आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी देखने को मिल रहा है, और केव पेंटिंग या गुफा चित्र भी देखने को मिल रहा है। तो लगभग लगभग वो सारे डायमेंशन जो हमने अभी कवर किए या बात किया वो सब देखने को मिल रहा है। उसी तरह अगर 69वीं बीपीएससी के क्वेश्चन को देखें तो अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से क्वेश्चन आया है, बिरसा मुंडा के आंदोलन से आया है, नील विद्रोह, पटना कलम पेंटिंग, और फिर गुफा चित्र, और पार्टिकुलरली पूर्वी भारत के गुफा चित्र एवं उसके विकास की बात कर रहा है। उसी तरह अगर आप देखें 70वीं बीपीएससी के क्वेश्चन को, तो इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को आपको पूछा गया है। अब यहां पर देखिए अगेन संथाल और पटना कलम आपको दिख रहा है, और मौर्यकालीन कला भी दिख रही है। यहां पर अब जो है हम लोग एक पैटर्न देख रहे हैं। क्या पैटर्न देख रहे हैं? कि रूल्स एंड रेगुलेशन से एक क्वेश्चन तो हर साल आते ही हैं। उसमें भी अगर आप देखें तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसमें उसमें ब्रॉडली आप जो है दो पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे कि एक आपका कंपनी रूल के अंतर्गत जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, दूसरा आपका क्राउन रूल के अंतर्गत जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। कंपनी रूल मतलब 1757 से 1857 के बीच के, क्राउन रूल मतलब 1858 से 1947 के बीच में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। हालांकि ज्यादातर प्रश्न आपके क्राउन रूल से पूछे गए हैं, कंपनी रूल से अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, परंतु विविधता को ध्यान में रखते हुए इसे नेग्लेक्ट करना भी उचित नहीं होगा। अगर हम कंपनी रूल की बात करें तो यहां आपका रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर आपका पिट्स इंडिया एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर आपका फिर आपका ऐसे तो एक और 1793 का भी है एक्ट, फिर आपका चार्टर एक्ट एक्ट ऑफ 1793, 1813, 1833 एंड 1853। यहां तक आपका कंपनी रूल का क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसके अलावा कुछ जो है सोशल रिफॉर्म्स के भी रूल्स हैं। सोशल रिफॉर्म्स में जैसे सती प्रथा, विडो रीमैरेज, इन सब पे जो रूल्स वगैरह बनाए गए थे, गर्ल्स एजुकेशन वगैरह को लेकर, इन सब पे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर क्राउन रूल की बात करें तो क्राउन रूल में आपका अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858, फिर आपका आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892,
1909, फिर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका आपका 1919 एंड 1935, ठीक है। ये आपका मेनली क्राउन रूल के अंतर्गत आता है। अगर आप पैटर्न वाइज देखें तो क्राउन रूल में 1858 पूछा जा चुका है, 1861 और 92 भी पूछा जा चुका है। मतलब कि इस बार अगर अधिक आने की संभावना है किसी एक्ट की तो वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो या तो ये आने की संभावना है या फिर आपका जो डायरकी सिस्टम है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का या 1935 का, तो ये दोनों भी आने की संभावना है। परंतु इसमें चूंकि ये ब्रॉडर टॉपिक है तो मे भी 38 मार्क्स में आ जाए और उसमें भी आ जाए कि समालोचनात्मक परीक्षण करें, मतलब क्रिटिकली एग्जामिन, जिसमें आपको अलग अलग इतिहासकार हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट्स भी देने होंगे, साथ ही साथ उस समय के नेशनलिस्ट लीडर्स वगैरह के भी व्यू पॉइंट्स देने होंगे कि इन सब एक्ट्स के प्रति उनका क्या विचार था। इसके अतिरिक्त मेरी समझ से कुछ और ऐसे एरिया हैं जहां से कि प्रश्न जो है अभी तक आए तो नहीं है लेकिन आने की संभावना है। जैसे ट्रांसफर ऑफ पावर का जो निगोशिएशन है, ट्रांसफर ऑफ पावर, यह भी काफी चर्चित टॉपिक रहा है आपका इतिहास के संदर्भ में। पर्टिकुलरली इसमें देखें तो अगस्त ऑफर आपका 1940 का, इसके अलावा अलावा क्रिप्स मिशन आपका 1942 का, इसके अलावा आपका कैबिनेट मिशन 1946 और आपका माउंट बैटन प्लान 1947। ये चार जो हैं वो आपके काफी बीच में एक और है, वेबल प्लान भी है, इसे भी कह सकते हैं 1945 का वेबल प्लान है। बाकी कुछ और निगोशिएशंस है लाइक सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, देसाई लियाकत फॉर्मूला एक्सेट्रा। लेकिन महत्वपूर्ण में ये सारे ट्रांसफर ऑफ पावर्स के निगोशिएशन है जिससे अंततः जाकर देश का विभाजन भी हुआ और स्वतंत्रता भी मिली। तो यह भी आपको पूछने के चांसेस उतने ही अधिक हैं। तो एक्ट्स एंड पॉलिसीज या रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें तो उसका भी दायरा काफी बड़ा है। तो जाहिर सी बात है क्लास में हम लोग एक एक चीजों को डिटेल में माइन्यूटली पढ़ते हुए उससे संबंधित सभी तरह के क्रिटिसिज्म को पढ़ते हुए और तब जाकर एक अच्छा नोट्स के साथ आंसर राइटिंग करेंगे और अपने आंसर्स को इंप्रूव भी करेंगे। जहां तक आर्ट एंड कल्चर और इन सब की बात है, सब में जहां भी हमें डायग्राम की आवश्यकता होगी तो हम लोग उसको डायग्रामेट्रिकली भी ये करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो, पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो, चाहे वो आपका मौर्यन पिलर्स की बात कर रहा हो, चाहे वो आपका स्तूपाज की बात कर रहा हो, इत्यादि इत्यादि कई सारे जो है अलग अलग डायमेंशंस को हम लोग कवर करेंगे जिससे कि हम लोग एक बेहतर जो है आंसर राइटिंग कर सके। आई बात समझ में? तो हर तरह के डायग्राम, चाहे वो भारत के नक्शे पे हमें 1857 के विद्रोह को दर्शाना हो या अलग अलग जगह पे आपके जो जो क्विट इंडिया मूवमेंट या आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इन सब का जो भी आपका क्षेत्र रहा, कहां पर क्या इश्यूज रहे, उन सब को भी हम लोग दर्शाते हुए चलेंगे। चाहे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की बात हो तो जमींदारी, महलवारी, रैयतवारी, इन सब को भी हम लोग काफी डिटेल में देखते हुए और दर्शाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो अप्रोच रखेंगे वो पूरा आपका जो है 360 डिग्री प्लान का होगा जिसमें कंटेंट और इनोवेशन दोनों को रखा जाएगा। अब आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद जो आपका सिलेबस का टॉपिक बनता है वो आपका क्या है?
ट्राइबल रिवोल्ट। ट्राइबल रिवोल्ट में जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में पार्टिकुलरली, अब तो ये सब झारखंड में ही पड़ते हैं क्षेत्र, लेकिन फिर भी ट्राइबल रिवोल्ट में मुख्यतः आपको दो देखने को मिलते हैं। संथाल रिवोल्ट, जो कि 1855 से 56 के बीच का है, और दूसरा बिरसा मुंडा का रिवोल्ट या बिरसा रिवोल्ट, जो 1890 के दशक का है, जिसमें कई तरह के, कई बार इसमें प्यूरिटन मूवमेंट या इसे एक समाज सुधार से भी जोड़ा जाता है, कई बार इसे एक अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक रिवोल्ट से जोड़ा जाता है, पर मुख्यतः जो है आपको ये दो रिवोल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 आता है। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 पूछता है तो इसमें दो तरह के डायमेंशंस को ऐड करता है। एक आपका ऑल इंडिया कैरेक्टर की बात करता है, और दूसरा आपका बिहार में इसका रोल एंड स्प्रेड की बात करता है या लीडरशिप की बात करता है। अगर ऑल इंडिया कैरेक्टर की बात करें तो इसके डायमेंशंस में नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ रिवोल्ट की बात होती है कि इसका स्वरूप कैसा था, जिसमें अलग अलग इतिहासकारों ने, जैसे कॉलोनियल हिस्टोरियन, औपनिवेशिक इतिहासकार, राष्ट्रवादी इतिहासकार, आपके मार्क्सवादी इतिहासकार और भी अन्य इतिहासकारों के व्यू पॉइंट से हम लोग कोरिलेट करते हैं कि इस रिवोल्ट का स्वरूप कैसा था, नेचर एंड कैरेक्टर। इसके अलावा आपका कॉजेज ऑफ रिवोल्ट क्या था, कारण क्या था, फिर स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट क्या रहा, किन किन क्षेत्रों में यह फैला और किन किन लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया, फिर आपका कॉजेज ऑफ फेल्योर क्या रहा, किस कारण से इसे दबाया जा सका, और फिर आपका आता है अंत में कि इसका इंपैक्ट क्या रहा, इस रिवोल्ट की वजह से ब्रिटिश शासन ने क्या क्या परिवर्तन लाए। ये तो ऑल इंडिया कैरेक्टर में आ जाता है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार स्पेसिफिक में फिर क्या कर देता है, यहां पर पूछता है कि बिहार में रिवोल्ट का स्प्रेड कैसे हुआ, किन किन जगहों पे फैला और किन किन लोगों ने नेतृत्व किया, और इसमें स्पेसिफिकली बाबू कुंवर सिंह का क्या रोल रहा, इस पर क्वेश्चन पूछता ही है। तो अगर आप देखें तो जितने भी रिवोल्ट है वो आपको इन तीन, संथाल, बिरसा और 1857, इन तीन के कैटेगरी में आपको आते हैं, जो कि बार बार मुख्यतः पूछे भी जाते हैं। अगर आप और सिलेबस के अन्य बिंदुओं को देखें तो पीजेंट मूवमेंट या किसान आंदोलन की बात करता है। किसान आंदोलन में खास करके अगर आप देखें तो आपको आपको पीजेंट मूवमेंट से जो प्रश्न आते हैं वह मुख्यतः किस तरह के आते हैं। एक तो आपका चंपारण सत्याग्रह से आता है। चंपारण सत्याग्रह, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था, तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कई बार प्रश्न आए हैं। इसके इम्पैक्ट से प्रश्न आए हैं कि चंपारण सत्याग्रह का इम्पैक्ट क्या रहा, इसका आपका मुख्य जो है आप कहे कि परिणाम क्या रहा। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो किसान सभा मूवमेंट से भी क्वेश्चन आता है कि बिहार में किस तरह किसान सभा आंदोलन चला, जैसे हिलसा किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, और उसमें किन किन लोगों का योगदान रहा। प्रमुख रूप से शहजानंद सरस्वती, इनके योगदान के चर्चा के बारे में पूछता है। तो जाहिर सी बात है जब हम लोग पीजेंट मूवमेंट को देखेंगे तो इन सारे बिंदुओं को हम लोग काफी डिटेल में देखेंगे। चंपारण से रिपीटेडली आता है और यह भी पूछा जाता है कि कैसे यह एक वाटरशेड इवेंट था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, यह एक महत्वपूर्ण या निर्णायक घटना थी, तो इसलिए उसको भी डिटेल में देखना जरूरी हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो है अगर आप सिलेबस की बात करें तो कुछ ऑल इंडिया कैरेक्टर के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय। अब इसको लेके अलग अलग आपके थ्योरीज हैं कि
अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, इन सबको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। कॉजेज क्या थे राष्ट्रवाद के उदय के, जिसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी की बात की जाती है, क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत की बात की जाती है इत्यादि। फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की बात की जाती है और उसके अलग अलग फेज, जैसे उदारवादी फेज, उसके बाद आपका जो है आपका चरमपंथी फेज, और उसके बाद आपका गांधीयन फेज, इन सब की चर्चा की जाती है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन और इनके प्रसार की बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्वदेशी मूवमेंट और इसका प्रसार कहाँ हुआ, किसने क्या नेतृत्व प्रदान किया इत्यादि, इंपैक्ट क्या रहा। उसी तरह से अगर आप देखें तो होम रूल मूवमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एनी बेसेंट पर्टिकुलरली, चूंकि बिहार का दौरा भी इन्होंने 1918 में किया था, तो यह इस बार के प्रीलिम्स में भी आया था, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त आपका नॉन कोऑपरेशन और असहयोग आंदोलन से भी क्वेश्चन आता है और इसके स्प्रेड से भी आता है, साथ ही साथ इसके इम्पैक्ट से भी आता है। उसी तरह से आप देखें तो सिविल डिसओबीडियंस से भी आता है, सविनय अवज्ञा से भी आता है कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन अलग अलग, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में क्या रहा, आसाम में क्या रहा, यूपी में क्या रहा, आपका बिहार में क्या रहा, आपका आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में क्या रहा, गुजरात में क्या रहा, इन सब को कंबाइंड करते हुए तमिलनाडु में क्या रहा, केरला में क्या रहा, इन सब को कंबाइंड करते हुए व्याख्या देने की बात करती है, जिसमें हम लोग काफी अच्छा जो है डायग्राम के साथ कहाँ क्या मुद्दा था और कहाँ किसने नेतृत्व प्रदान किया। जैसे खुदाई खिदमतगार का क्षेत्र अलग क्षेत्र था, उसी तरह बिहार में चौकीदारी टैक्स का मामला था, बंगाल में एंटी यूनियन बोर्ड टैक्स का मामला था, आसाम में कनिंगम सर्कुलर का, आंध्र तेलंगाना के क्षेत्र में आपका क्या था, आपका फ्लैग मूवमेंट था। उसी तरह गुजरात महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में साल्ट सत्याग्रह था, कर्नाटका के एरिया में भी साल्ट सत्याग्रह था, इधर भी आपका तंजोर कोस्ट पे साल्ट सत्याग्रह था सी राजगोपालाचारी के द्वारा, और केलप्पन के द्वारा जो है आपका मालाबार कोस्ट पे था। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण है वह है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, और इसमें पर्टिकुलरली रोल ऑफ आजाद दस्ता, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में कई सारे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बने जिन्होंने भूमिगत होकर जो है कार्य किया, और चूंकि यह आजाद दस्ता बिहार में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में बनाया गया था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है। एक जो एरिया अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछे जाने की संभावना है, उसमें आपका रिवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म से भी क्वेश्चन आ सकता है। रिवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म मींस क्रांतिकारी चरमवाद, और इसमें आपका कई सारे अलग अलग फेज है। फर्स्ट फेज आपका जो है इनिशियल इंडिविजुअल हीरोइज्म का है, द्वितीय फेज में व्यापक आपका सामाजिक कह सकते हैं, जैसे HSRA वगैरह का। फर्स्ट फेज में आपका मित्र मेला, अभिनव भारत अनुशीलन समिति। द्वितीय फेज में आपका क्या HSRA और असेंबली बॉम्ब केस, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी थी जिसने चिटागोंग सूर्या सेन के नेतृत्व में, और तीसरा फेज में फिर आपका आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स में भी आपने देखा इंडियन नेशनल आर्मी पे क्वेश्चन पूछा ही गया था। इसके अतिरिक्त अगर आप सिलेबस के पोर्शन को देखें तो आपको आपको और भी कई सारे वैरिड डायमेंशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। वैरिड डायमेंशन से मतलब क्या,
जो बिहार से रिलेटेड हो या बिहार के विकास की भूमिका से रिलेटेड हो। ऐसे में आपका ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड यह कई बार पूछा गया है। तो जिसमें हम लोग ट्रेस करते हैं आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और फिर उसके बाद आपका जो ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी है, आंग्ल प्राच्य विवाद, और इन सब चीजों का जो है फिर जिक्र करते हुए बाद में वुड्स डिस्पैच एक्ट और फिर बिहार में आपका अलग अलग समय पे किस किस तरह की शिक्षा, पहले स्कूली शिक्षा, फिर कॉलेज की शिक्षा, फिर कॉलेज में भी तकनीकी शिक्षा इत्यादि हर चीज की हम लोग बात करते हैं। तो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, उसी तरह ग्रोथ ऑफ प्रेस की भी बात करता है। कई बार महिलाओं की भी बात कर देता है कि वीमेन फ्रीडम फाइटर्स जो थी बिहार की, उनके योगदान की चर्चा करें। तो उससे रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं जिसे कि हम लोग एग्जाम के लिए तैयार करते हैं या टैकल करते हैं, ताकि कोई भी डायमेंशन हमारा अधूरा ना रह जाए। साथ ही साथ वैरिड डायमेंशन में कुछ अन्य जो अतिरिक्त चीजें, जैसे भारत पर आपका ब्रिटिश शासन के आर्थिक नीतियों का प्रभाव, द इकोनॉमिक क्रिटिक, तो उसमें हम लोग फिर क्या खास करके जो उदारवादी चरण है उसमें मेनली वो लोग क्या, तो आप देखेंगे तो धन निष्कासन का सिद्धांत, या जिसे आप कहते हैं ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, और फिर उसमें अलग अलग उन्होंने प्रक्रिया बताए जैसे होम चार्जेस इत्यादि, कई सारे तरह के प्रक्रियाएं, और कैपिटलिज्म का फेज, मर्केंटिलिज्म का फेज इत्यादि। तो किस तरह से उसका जो है रूरलाइजेशन ऑफ आपका इंडियन इकोनॉमी, उसी तरह से क्या कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यह सब जो अलग अलग तरह के इंपैक्ट पड़े, और जो समय समय पे रीअकरिंग फैमीन, या आप कह सकते हैं कि अकाल और उनसे होने वाली जान माल की क्षति, ये सब जो थे वो क्या थे आपके। लेकिन इसमें भी कई सारे डेटा हैं, कई सारे बुक्स हैं, कमीशंस हैं, उन सब का जिक्र करना जरूरी है, तब जाकर आपका एक अच्छा कंप्लीट आंसर बनता है। तो क्लास में जब हम लोग देखेंगे तो इन सारे रिलेटेड डायमेंशंस को हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हिस्ट्री के लगभग लगभग बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि मेंस एग्जाम में, हाँ, एक आपका जो है पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वह भी पूछता है। तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है कि कैसे आपका, हाँ, जैसे आपका टैगोर और उनके थीम्स की बात करता है, जिसमें टैगोर का नेशनलिज्म पर क्या विचार था, एजुकेशन सिस्टम पर क्या विचार था, इन्वायरमेंट पर क्या विचार था, यूनिवर्सल वर्सलिज्म पर क्या विचार था। उसी तरह से उसी तरह से अगर आप देखें तो नेहरू को, पंडित नेहरू के सोशलिज्म के विचार के बारे में पूछता है, इनके आपके सेकुलरिज्म के विचार के बारे में पूछता है, कंट्रीब्यूशन इन डेमोक्रेसी के बारे में पूछता है, इत्यादि इत्यादि। फाउंडर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में पूछता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में पूछता है। तो पंडित नेहरू के भी एसोसिएटेड विचार से क्वेश्चन अमूमन हर साल देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त गांधी जी के कई सारे विचार, जैसे ट्रस्टीशिप का विचार, जिसे न्यास्ता का सिद्धांत, फिर नीड वर्सेस ग्रीड का सिद्धांत, उसी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इनका इनका जो अपना विचार है। इसके अतिरिक्त जो है इन्वायरमेंट पे जो इनका विचार है, एजुकेशन सिस्टम जिसे वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, उन पर भी गांधी जी के अपने विचार हैं। गांधी जी के वीमेन पे विचार इत्यादि इत्यादि, कास्ट सिस्टम पे विचार, अनटचेबिलिटी पे विचार, यह सब कुछ जो है कवर होता है। इसी में अगर एक एडेड टॉपिक कहें तो कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी जो है पढ़ा जा सकता है, क्योंकि पूछा तो ऐसे नहीं गया है, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे देश के संविधान निर्माता हैं और काफी सेलिब्रेटेड फिगर हैं, तो इन पे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हम लोग इतिहास को शुरू करेंगे तो पूर्ण रूप से, एक समग्र रूप से जो है हम लोग इसको होलिस्टिक अप्रोच में देखेंगे, ताकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए, कहीं और
मेनली आंसर राइटिंग पे इतना ज्यादा फोकस होगा कि हम लोग उसको किस तरह से मोल्ड करें, और सही कंटेंट, सिर्फ कंटेंट का होना ही आपके लिए अच्छा आंसर क्रिएट नहीं करता है। एक अच्छे आंसर के लिए आपके पास कई सारी चीजें चाहिए। जैसे पहले तो ठीक है, कंटेंट हो गया मेरे पास। अब क्वेश्चन का नीड क्या है, तो डिमांड क्वेश्चन का क्या है। कई बार डिमांड और कंटेंट मिसमैच हो जाता है, तो यह भी समझना पड़ेगा कि प्रीफिक्स सफिक्स क्या कह रहा है। एनालाइज, इलेबोरेट, क्रिटिकली एनालाइज, क्या समीक्षात्मक परीक्षण या आलोचना करना इत्यादि। तो इस तरह का डिमांड समझना पड़ेगा। उसके बाद इनोवेशन क्या किया जा सकता है। इनोवेशन का मतलब हो गया आपका डायग्राम, डेटा, ग्राफ, कोटेशन, फैक्ट्स, अलग अलग इतिहासकारों का ओपिनियन इत्यादि। साथ ही साथ इसको कितने अच्छे से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं। तो किसी भी प्रश्न को हमें कई सारे डायमेंशन में तोड़ने की जरूरत होती है। मान लीजिए अगर उदाहरण के तौर पे 38 नंबर का क्वेश्चन है, रफली इसे हम 40 नंबर माने, तो इस क्वेश्चन को अगर आप ब्रेक करें तो पहले तो कई सारे क्वेश्चन सिंगल लाइन वाले होंगे, कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, हेड एंड टेल एंड वाले होंगे। अगर हेड एंड टेल जैसे 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा करें एवं कुंवर सिंह की भूमिका की चर्चा करें, अब यहाँ पर जो है ये हेड एंड वाला जो है वो लगभग 25 नंबर का है, टेल एंड वाला जो है वो 12 से 13 नंबर का है। तो उसी अनुरूप से दोनों को आपको समय देना होगा। ये नहीं कि हेडिंट पे ही लिखे जा रहे हैं, टेलेंट को बहुत कम समय दिए, या टेलेंट को ज्यादा समय दिए, हेडिंट को कम दिए। तो यह भी आपको क्वेश्चन तोड़ने आना चाहिए। तो उसी तरह से मान लीजिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें 10% का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, 10% का कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि 4 नंबर आपका इंट्रोडक्शन या परिचय या प्रस्तावना का हो जाएगा, 4 नंबर आपका कंक्लूजन या निष्कर्ष का हो जाएगा। बाकी बचे जो आपके आपके 32 नंबर हुए, इस 32 नंबर को कहते हैं बॉडी का नंबर, मतलब जो विषय वस्तु आप लिखेंगे। इसको भी आप 80%, 60% और 20% में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 10-10 ऑलरेडी हो गया। अब 60 और 20 में तोड़े तो 24 नंबर का आपका कंटेंट हो जाता है, मतलब जो आपने विषय वस्तु है, और 20 नंबर आपका प्रेजेंटेशन हो जाता है, मतलब आपने उससे रिलेटेड कितने फैक्ट, डेटा, डायग्राम इत्यादि या कोटेशन वगैरह की बात की। जैसे कहीं गांधी जी का कोट, अंबेडकर जी का कोट, पंडित नेहरू का कोट, या किसी इतिहासकार का कोट, या किसी आपका जैसे अलग अलग, अब मान लीजिए इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो अलग तरह के, इन्वायरमेंट का है तो अलग तरह का, ज्योग्राफी का है तो सब में अपने अपने तरह के डेटा है, ग्राफ है, कोटेशन है इत्यादि। तो कुल मिलाकर आपको जो है इस फॉर्मेट में आंसर लिखना हम लोग सिखाएंगे, और डेली हम लोग मेंस आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे क्लास में ही। यहीं पर फैकल्टी के द्वारा चेक किया जाएगा, लाइव फीडबैक दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको समस्या हो तो आप फैकल्टी से 1-to-1 मेंटरशिप ले सकते हैं। तो प्रतिदिन हम लोग 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो क्लास में ही करेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ धनंजय आईएएस एकेडमी से आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। प्रिंटेड नोट्स जो हैं वह आपको काफी हेल्पफुल हो जाएगा, लगभग लगभग एग्जाम के सारे नीड्स को फुलफिल करेगा। तो प्रिंटेड नोट्स के साथ साथ आपके क्लास नोट्स हो जाएंगे, और इसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़नी है तो उसके बारे में भी बता दिया जाएगा कि हाँ किस टेक्स्ट बुक को आप रिफर कर सकते हैं। तो इतना हम लोग प्रतिदिन करेंगे, और आपका जो है आपका जो है बैच जो है वह 22 अक्टूबर 22 सितंबर से जो है वह आपका लॉन्च किया जा रहा है। 22 सितंबर से दोनों ही माध्यम के लिए इंग्लिश बैच भी आपका लॉन्च किया जा रहा है, साथ ही साथ आपका हिंदी माध्यम का भी अलग बैच लॉन्च किया जा रहा है। दोनों ही माध्यम के अलग आपके स्टडी मटेरियल होंगे, दोनों ही माध्यम में आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज पढ़ाएंगे, और आपका 22 सितंबर को सुबह 11 बजे से आपका जो है
71वीं बीपीएससी का मेंस बैच आपका स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम की अलग अलग कक्षाएं चलेंगी और आपको जो है दोनों के लिए विशेष प्रबंध किया गया है। इसके साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपका है। टेस्ट सीरीज में आपका अलग से इवैल्यूएशन किया जाएगा। जैसे कोई टॉपिक आपका खत्म हुआ, सब्जेक्ट खत्म हुआ, तो उसका सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट इत्यादि। इसके साथ साथ आपका एसए के भी क्लासेस आपके होंगे रेगुलर बेसिस पे। तो जैसे कि आपका जीएस का क्लास होगा, वैसे ही आपका एसए जो कि 300 नंबर का है निबंध, तो उसकी भी क्लासेस होंगी। तो याद रखें दोस्तों, 22 सितंबर से सुबह 11 बजे अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में आपका धनंजय आईएएस एकेडमी में 71वीं बीपीएससी के मेंस के बैचेज शुरू होने जा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, आप लोग अब देखिए द्वंद्व में और घर बैठ के क्या होगा नहीं होगा, किंग कर्तव्य विमूढ़म में बैठे रहने से तो कोई लाभ होगा नहीं। तो जो होना है अब वो हो के रहेगा। हमारा जो काम है वह है अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना। आई बात समझ में? और अपने कर्तव्य पथ पर चलने का मतलब यही है कि बिना समय गवाए अब हमें मेंस की तैयारी में लग जाना। थोड़ा बहुत एक दो ऊपर नंबर ऊपर नीचे आते रहते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। कट ऑफ क्या जाएगा यह भी हमारे हाथ में नहीं है। तो इन सब चीजों पे अब अननेसेसरी ज्यादा विचार करके कोई लाभ नहीं। हमें अब सिर्फ अपने तैयारी को दिशा देने पे फोकस करना है। आई बात समझ में? क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हो कुछ भी रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाट पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो चलिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि 22 सितंबर से अधिक बच्चे जो हैं वो धनंजय आईएएस एकेडमी में अपने मेंस क्लासेस को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।